अपनी पिछली वीडियो में हमने द बरोज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जाना था और आज की वीडियो में हम बची हुई 4 एपिसोड्स की कहानी को जानते हुए ढेर सारी थियरीज पे बातें करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5वें एपिसोड का नाम है अनदर ब्यूटीफुल डे और इस एपिसोड के स्टार्ट में हम सैम, वॉली और जूडी को ओवन के थ्रू टनल्स में उतरते देखते हैं। टनल्स के अंदर कई रास्ते थे और हर रास्ते पे घर का नंबर लिखा हुआ था, विच इंडिकेट्स कि कौन सा टनल किस घर के ओवन तक पहुंचता है। एक पॉइंट पे टनल्स में और भी ढेर सारे रास्ते खुल रहे थे, लेकिन ये तीनों क्रीचर के ब्लड प्रिंट्स को फॉलो करते हुए सही रास्ता चुनते हैं। दूसरी तरफ ब्लेन को एक नाइट में आता है जहां उसकी बीवी एकदम ओल्ड हो गई थी और उसे चलने के लिए क्रचेस तक का सहारा चाहिए था। ब्लेन इस डरावने सपने से उठता है, देन वो एक गोल्डन लिक्विड की स्लशी बना के उसे पीने लगता है। इसके बाद वो तैयार होकर बरोज में निकलता है और तभी उसे हैंक का कॉल आता है। हैंक बताता है कि वो अभी अभी पैज को पकड़ा है, जिसे उनका सीक्रेट पता चल गया है। देन सैम भी इनके पीछे पड़ा है और जल्द ही द बरोज की 75th एनिवर्सरी भी आने वाली है, जिसके लिए हैंक को बहुत काम करना पड़ रहा है। इन शॉर्ट, हैंक वाज लाइक कि उसके सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद दी गई है और ऐसे में उसे पे रेज चाहिए। ब्लेन हैंक को धमकाता है, सेइंग कि अगर वो दोबारा पे रेज मांगा तो उसे सिक्योरिटी से हटा के अंडरग्राउंड स्टेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद हम हैंक को भी सेम गोल्डन लिक्विड पीते देखते हैं, जस्ट दैट हैंक की शीशी एकदम छोटी सी थी। इसके बाद हैंक पैज का फोन चेक करता है, जिसमें उसे रेने के मैसेजेस मिलते हैं और इससे हैंक समझ जाता है कि रेने को उसके बारे में पता लग चुका है। बस फिर क्या था, हैंक तुरंत रेने के घर जाके उस पे हमला करके उसे भी बंदी बना लेता है। वहीं अगर आर्ट की बात की जाए तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और हॉस्पिटल में एनिलीज भी होती है। एनिलीज आर्ट से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिर वो कुछ समय के लिए यंग कैसे हो गया था। आर्ट एनिलीज की बातों को टालने लगता है और उसे पीच फ्रूट वाली बात नहीं बताता। ऐसे में एनिलीज यहाँ से चली जाती है और उसके जाते आर्ट अस्पताल से भाग निकलता है। दूसरी तरफ सैम, जूडी और वॉली टनल्स में घूम रहे होते हैं और वो काइंड ऑफ खो चुके थे, लेकिन तभी सैम को एक टनल ओपनिंग पे वापस से वो जिगसॉ पजल दिखता है, जो कि अगले ही क्षण ग्लिच होके गायब हो जाता है। इससे सैम समझ पाता है कि रास्ता इसी टनल से निकलेगा। ऑल्दो सैम ये बात नहीं समझ पा रहा था कि उसे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं। ये विजन्स उसकी हेल्प कर रही है ना, तो ये कैसे हो रहा है। सो यस, ये तीनों टनल्स में आगे बढ़ते हैं और ऐसे में ये लोग एक ट्रैक वाले एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें क्रीचर की आवाज आ रही थी और सामने ही ट्रैक पे एक क्रीचर चोटिल पड़ा था, जिसपे जूडी गोली चलाई थी। जूडी तुरंत इस क्रीचर को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन वॉली कहता है कि क्रीचर लिटरली चोटिल गिरा हुआ है, तो हमें इसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए ताकि बाद में हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन जूडी उसकी एक नहीं सुनती और वो गन से इस क्रीचर को समाप्त कर देती है। अब इस पॉइंट पे सैम नोटिस करता है कि इस क्रीचर के सर पे एक स्कार था, जबकि जिस क्रीचर को वो जैक का ब्रेन फ्लूइड पीते देखा था, उसके सर पे ऐसा कोई स्क्रैच नहीं था। दिस मींस कि ये कोई और क्रीचर है और यहाँ एक नहीं बल्कि ऐसे कई क्रीचर्स मौजूद हैं। इनफैक्ट इन तीनों को कई क्रीचर्स की आवाज तुरंत सुनाई देती है। ऐसे में तीनों भागते हैं और सैम को यहाँ फिर से एक विजन आता है, जहाँ वो अपनी बीवी को उस खत्म पड़े क्रीचर के पास देख पाता है। उसकी बीवी ग्लिच करते हुए विलाप कर रही थी, एज इफ उसे इस क्रीचर के खत्म होने से दुख हुआ है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ब्लेन, वेल, वो सैम की बेटी क्लेयर को बरोज के मैनर में बुला लिया था और वो क्लेयर को कन्विंस करने लगा था कि सैम को थोड़ी थोड़ी डिमेंशिया होने लग गई है। क्लेयर इस बात को मान नहीं रही थी, लेकिन ब्लेन क्लेयर को एग्जाम्पल से समझाने लगता है। ब्लेन एक माइक नामक बूढ़े व्यक्ति की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि माइक अपनी लाइफ में 20 साल तक रोज अपने बेस्ट फ्रेंड चार्ली के साथ बस पे ट्रैवल किए थे, लेकिन चार्ली के गुजर जाने के बाद माइक की हालत बिगड़ गई और वो रोड पे इधर उधर भागने लगते थे, सेइंग कि उन्हें बस स्टैंड जाना है क्योंकि चार्ली उनका इंतजार कर रहा होगा। माइक का दिमाग पास्ट में ही फंस चुका था। इन शॉर्ट, उन्हें डिमेंशिया हो गया था और ऐसे में ब्लेन उन्हें मैनर में रखा और उनके लिए एक कस्टम नकली सा एक बस स्टैंड जैसा कुछ तो बनवा दिया है। तब से माइक किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बस उस बस स्टैंड वाली बेंच पे चुपचाप बैठे रहते हैं। ये सब सुन के क्लेयर इमोशनल होने लगती है, क्योंकि उसे लगने लग गया था कि वाकई उसके पिता अपनी दिमागी संतुलन खो रहे हैं। ब्लेन प्रॉमिस करता है कि वो सैम का मैनर में अच्छे से ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ आर्ट अस्पताल से भाग के सीधा डेजर्ट के उस जगह पे जाता है जहां वो पीच ट्री थी, बट टू आर्ट सरप्राइज ये ट्री अब पूरी तरह से सूख चुकी थी और इस पे कोई पीच फ्रूट नहीं था। आर्ट बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि उसे बस एक बार फिर से अपनी जवानी एक्सपीरियंस करनी थी और तभी आर्ट के पीछे से एनिलीज आती है। जी हाँ दोस्तों, एनिलीज आर्ट का पीछा करके यहाँ तक आ गई थी और इस पॉइंट पे एनिलीज इस जगह की हिस्ट्री बताने लगती है। एनिलीज कहती है कि ये जगह 1868 के दौरान एक कोल माइन हुआ करती थी और ये माइन कुछ दिन तक ठीक ठाक चली, बट देन 1910 में यहाँ पे
कॉपर भी मिला। तब से इस जगह का भाग्य ही बदल गया, क्योंकि यहाँ कई लोग सेटल हो गए और सबकी जिंदगी अच्छी हो गई थी बिकॉज ऑफ कॉपर। लेकिन ये सक्सेस 1945 तक ही रही, क्योंकि तब तक इस जगह का कॉपर खत्म हो चुका था। इसीलिए 1949 में इस माइन को बेच दिया गया और न्यू ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियली पेंसिल से साइन किए थे, क्योंकि किसी को वहां पेन ही नहीं मिल रहा था। फिर नेक्स्ट डे सेम साइन पे पेन चलाया गया, जिससे सब कुछ ऑफिशियल हुआ। इनके साथ भी सोच रहे हैं कि एनालिस को इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी कैसे पता है। तो दोस्तों, एनालिस ही न्यू ओनर थी और वही 1949 में ये माइन खरीदी थी विद हर हस्बैंड ब्लेन। सो इट्स क्लियर नाउ कि एनालिस और ब्लेन वाकई कई सालों से ऐसे ही यंग हैं और इस पॉइंट पे एनालिस की आंखें ऑरेंज कलर की हो जाती है। एनालिस तुरंत आर्ट से पूछती है कि वो कैसे कुछ समय के लिए यंग हो गया था, क्योंकि एनालिस का जो मेथड है वो बहुत अलग है। एनालिस की बातों से हम समझ पाते हैं कि शायद एनालिस की जो मेथड है अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही है और उसे यंग रहने का नया तरीका जानना है। आर्ट क्लियरली कहता है कि वो स्पेयर से एक पीच फ्रूट खाया था और अब उस फ्रूट का सिर्फ बीज उसके पास है। एनालिस तुरंत इस बीज को खा जाती है, जिसके बाद उसे बहुत पेन होता है एंड देन वो काली उल्टी करती है। इट वाज क्लियर कि ये बीज एनालिस पे काम नहीं किया था और अब तक एनालिस का चेहरा भी विच की तरह डरावना हो चुका था। नाउ सिंस आर्ट को एनालिस का सीक्रेट पता चल चुका था, तो एनालिस उसे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाली थी। आर्ट तुरंत यहाँ से भागता है और एनालिस उसके पीछे भागना शुरू करती है। आर्ट भागते हुए यहाँ एक टनल के अंदर एंटर करता है, लेकिन एनालिस उस पे हमला कर देती है। एक पॉइंट पे एनालिस आर्ट को समाप्त कर ही देती, लेकिन तभी इस टनल से सैम, वॉली और जूडी आ जाते हैं। कैसे? वेल, ये लोग ऑलरेडी टनल्स में तो थे ही, जो कि इसी पॉइंट पे आके कनेक्ट होती थी। मोरओवर, जूडी को आर्ट के चिल्लाने की आवाज भी आ गई थी। जूडी एनालिस पे गोली चलाती है, जिस पे एनालिस ज्यादा रिएक्ट तो नहीं करती, रादर वो यहाँ से भाग जाती है। सो यस, अब ये चार लोग इन टनल से निकलते हैं और आर्ट की कार से भागते हैं। दूसरी तरफ हैंक रेने को अपनी कार की डिक्की में डालता है और यहाँ डिक्की में पैस भी बंद था। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन तभी हैंक कार को एक पहाड़ी की चोटी तक लेके आ चुका था। हैंक का प्लान था कि वो इन दोनों को कार से बांध के नीचे गिरा देगा, जिससे दोनों निपट जाएंगे और इसके लिए वो पहले डिक्की में कार के साइलेंसर का धुआं भर देता है ताकि दोनों बेहोश हो जाए। इसके बाद वो रेने को कार की सीट पे डालता है और उसका लंग्स क्लियर आउट करने लगता है, क्योंकि अगर ऑटोप्सी के अंदर लंग्स में धुआं मिला तो शक हो सकता है कि इनका कत्ल किया गया है। इसी प्रोसेस में रेने होश में आ जाती है और वो हैंक के टेजर से उसे ही शॉक देती है। फिर हैंक और रेने में थोड़ी हाथापाई होती है, जिसके एंड में रेने हैंक को कार में फंसाकर गाड़ी ऑन कर देती है। अब तक पैस डिक्की से निकल गया था और इससे पहले गाड़ी नीचे गिरती, रेने भी गाड़ी से पैस के ऊपर कूद के खुद को बचा लेती है। सो यस, हैंक इस गाड़ी के साथ पहाड़ियों से नीचे गिर जाता है और शायद इस एक्सीडेंट में वो समाप्त हो गया हो। खैर, तो ये दोनों डेजर्ट में चल के जाने लगते हैं और तभी पीछे से इन्हें आर्ट की गाड़ी आती दिखती है, जिसमें आर्ट, सैम, वॉली और जूडी थे। ये दोनों भी इसी गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड देन ये लोग बड़ोस जाने के बजाय पास के एक होटल में जाके सब कुछ डिस्कस करते हैं। जिनको जो भी पता था सभी एक दूसरे को बताते हैं और ये लोग थियरीज बनाना शुरू करते हैं। पैस बताता है कि अंडरग्राउंड वाली जगह पे वो ढेर सारे क्रीचर्स को देखा था जिन्हें लॉक करके रखा गया था। इस पूरे डिस्कशन से थियरी ये निकलती है कि मॉन्स्टर का जो ब्लड है उसके अंदर हीलिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, जिसे पीकर बड़ोस के कुछ लोग हमेशा यंग रहते हैं और शायद मॉन्स्टर ये ब्लड तभी प्रोड्यूस कर पाते हैं जब वो बूढ़े लोगों के ब्रेन फ्लूइड को पी सके। इनफैक्ट पीच के अंदर भी मॉन्स्टर ब्लड ही रहा होगा, जिसे खा के आर्ट जवान हुआ था। पैस कहता है कि वो हैंक को हमेशा कुछ गोल्डन कलर का पीते देखता था, तो हाँ, वही क्रीचर का ब्लड होगा। बट सैम वाज लाइक कि नहीं, क्रीचर का ब्लड तो ब्लू कलर का है। यानी कि दोस्तों, ये गोल्डन जूस बनाने के लिए बीच में कुछ एक और प्रोसेस जरूर है, जिसके बारे में फिलहाल इन्हें नहीं पता। एनीवेज, ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये बड़ोस तो नहीं जा सकते और यहाँ वॉली को अपनी मेडिकेशन चाहिए थी। ऐसे में पैस कहता है कि वो बड़ोस जाके मेडिकेशन ला सकता है, क्योंकि उसके बारे में हैंक के अलावा कोई और नहीं जानता था। तो हाँ, पैस पे ब्लेन या किसी और का शक नहीं जाएगा। तो पैस यहाँ से बड़ोस के लिए अकेले निकलता है। दूसरी तरफ हम चोटिल एनालिस को देखते हैं, जो कि हैंक की लाश तक पहुंच गई थी और हम देखते हैं कि हैंक बुरी तरह से जला हुआ था। स्टिल शायद वो खत्म तो नहीं हुआ था। इसके बाद एनालिस अपने घर पहुंचती है और ब्लेन उसे बुरी हालत में देख के शॉक में था। वो तुरंत एनालिस को बाथ टब में डालता है और ये पूरा टब उस गोल्डन लिक्विड से भरा हुआ था। ब्लेन कहता है कि इसे पी के एनालिस पहले की तरह हो जाएगी और वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने एनालिस का ये हाल किया है। दूसरी तरफ सैम और बाकी लोग अभी भी बरोस के बाहर होटल पे ही होते हैं और यहाँ आर्ट फाइनली जूडी को उसकी चीटिंग पे कन्फ्रंट करता है। आर्ट बताता है कि उसे कपबोर्ड में जैक का शर्ट मिला था, विच मींस कि जूडी जैक से प्यार करती है। आर्ट कहता है कि यहाँ से वो अपने रास्ते जाएगा और उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी एकदम से यहाँ कुछ कार्स आती हैं और इनमें से ब्लेन बाहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लेन को इनकी लोकेशन पता चल गई थी एंड इफ यू आर थिंकिंग कि पैज इन्हें धोखा दिया होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसी पॉइंट पे 5th एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ 6th एपिसोड का नाम है द ग्रे रेबेलियन और इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ब्लेन इन सभी को बंदी बनाकर मैनर लेके आता है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि सैम, जूडी, आर्ट और रेने बंदी बने थे, लेकिन वॉली फ्री था। क्यों? क्योंकि दोस्तों वॉली ब्लेन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। वॉली बताता है कि ब्लेन इन सभी को ऑफर दिया है जहां ये सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं, बशर्ते
शर्ते ये सभी 3 पर्टिकुलर कंडीशंस को माने। पहली कंडीशन है कि इन सबको मॉन्स्टर हंटिंग बंद करना होगा। देन इन्होंने जो कुछ भी डिस्कवर किया है उसके बारे में किसी और को एक शब्द भी नहीं बतानी है। द नेक्स्ट कंडीशन इज कि कुछ समय के लिए ये लोग बरोज को नहीं छोड़ सकते, इन्हें स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा और सब कंफर्म होने के बाद छोड़ा जाएगा। अगर ये लोग इन कंडीशंस को नहीं मानते हैं तो इन्हें इसी जगह के मैनर में ड्रग स्टेट में रखा जाएगा और फिर इवेंचुअली खत्म कर दिया जाएगा। रही बात की बरोज में रहने पे तो मॉन्स्टर्स इनका ब्रेन फ्लूइड पिएंगे, तो ब्लेन के लोग टनल्स को इस प्रकार बंद करेंगे कि मॉन्स्टर्स इन लोगों के घरों में एंट्री नहीं ले पाएगा। सैम तुरंत कहता है कि वो और बाकी लोग इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों वॉली ऑलरेडी इस डील को एक्सेप्ट कर चुका था। इनफैक्ट वॉली तो अब ब्लेन के लिए काम करने वाला था एज अ डॉक्टर। तो सिंस ये लोग डील एक्सेप्ट नहीं किए तो इन चारों को बरोज के घर में बंदी बना के रखा जाता है विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। इनफैक्ट इनके लेग के एंकल में जियो लॉक होता है ना, वो जियो टैग करने वाला, वो भी डाल दिया गया था ताकि ये लोग बरोज से बाहर नहीं जा सके। अगर गए तो इनकी लोकेशन पता चलेगी। पैज अब तक सेफ था क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि पैज भी इनके ग्रुप का हिस्सा है, और वॉली तो अब ब्लेन के लिए ही काम करने लगा था। सो यस, वॉली काम करने के लिए ऑफिस में पहला दिन जाता है और फर्स्ट डे ही वो यहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वही डॉक्टर जो कि वॉली से कहा था कि वॉली का प्रोस्टेट कैंसर ठीक ही नहीं हो सकता, जबकि इस डॉक्टर के पास गोल्डन लिक्विड है, वो खुद गोल्डन लिक्विड पी के सालों से जिंदा है। खैर, तो वॉली को ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ ब्लेन, एनालीज और उनके कई एम्प्लॉयज थे। वॉली अब इनमें से एक था और ये लोग वॉली को ये गोल्डन लिक्विड ऑफर करते हैं। वॉली के लिए ये सब धर्म संकट जैसा था क्योंकि एक तरफ वो अपना कैंसर ठीक करना चाहता था जो कि इस लिक्विड को पीने से ठीक हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उसे पता था कि ये अच्छे लोग नहीं है। अंततः वॉली हार मान के ये लिक्विड पी लेता है जिससे वो एकदम बढ़िया फील करने लगता है। नाउ सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये लोग वॉली को अपने इस छोटी सी टीम में क्यों शामिल करना चाहते थे? ब्लेन चाहता था कि वॉली उसके एक पेशेंट को फिर से ठीक कर दे जो कि कुछ समय से काफी बीमार है। ये लोग इस पेशेंट को मदर कह रहे थे और जब वॉली मदर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अब ये मदर कौन है इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ सैम अपने घर में लॉग था और वो अपनी टीवीज पे काम कर रहा था। तभी एकदम से एक टीवी ऑन होती है जिसमें सैम को अपनी बीवी दिखने लगती है। सैम की बीवी उससे मदद मांग रही थी, सेइंग कि मुझे छुड़ा लो, और फिर एकदम से सभी टीवी में सैम की बीवी दिखने लगी थी। इससे डर के सैम बाहर भागता है जहां वो आर्ट से मिल जाता है। सैम को लगने लगा था कि उसका दिमाग अब वाकई में अनस्टेबल होने लगा है और इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहता था। अब पूरी जगह पे तगड़ी सिक्योरिटी थी, एक्सेप्ट डेजर्ट वाले रास्ते में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रास्ते में 20 मील तक रेत के अलावा कुछ था ही नहीं और कोई भी बूढ़ा इंसान इस डेजर्ट को चल के तो क्रॉस नहीं ही कर पाएगा। लेकिन सैम ठान लेता है कि भले उसकी जान ही क्यों न चली जाए, स्टिल वो चल के इसी डेजर्ट को क्रॉस करेगा क्योंकि उसे इस जगह के मैनर में नहीं फंसना है। वहीं अगर सैम की बेटी क्लैर की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अब तो उसके पिता का फोन तक नहीं लग रहा था। नाउ कमिंग टू रेने, पैज छुप के उससे मिलने आता है और वो बताता है कि कुछ ही दिन में द बरोज की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाली है। उस दिन यहाँ बाहर से कई गेस्ट्स आएंगे और तब यहाँ के सिक्योरिटी वाले लोग बिखरे पड़े होंगे। तो वो बेस्ट समय होगा जब रेने और बाकी लोग बरोज से भाग निकले। पैज रेने को एक वॉकी टॉकी भी देता है ताकि ये दोनों सीक्रेटली कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद रेने अपने घर जाती है और अब तक वॉली अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके वापस लौट चुका था। वॉली और रेने की बातें होती है जहाँ वॉली बताता है कि 1949 के दौरान एक लोकल माइनर था नेम्ड मार्कस शॉ, तो उसे जमीन के अंदर एक अजीब सा अंडा दिखता है। ये अंडा कुछ दिन में हैच किया और उसके अंदर से एक क्रीचर निकली जिसे ये लोग मदर बुलाते हैं। मदर की खासियत यह है कि अगर आप मदर का खून पीते हैं तो आप एक दिन भी एज नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई इंजरीज नहीं होगी, और इंजरी होती भी है तो हील हो जाएगी। इन शॉर्ट आप इमॉर्टल है, कभी खत्म नहीं होंगे। अब मार्कस शॉ और कोई नहीं बल्कि ब्लेन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है। ब्लेन को मदर से हमेशा खून चाहिए वरना वो एज होके खत्म हो जाएगा, और मदर ह्यूमन ब्रेन फ्लूइड पे जिंदा रहती है, इसलिए ब्लेन को स्टडी स्ट्रीम चाहिए थी ऑफ ह्यूमन ब्रेन फ्लूइड। ये नीड और तब बढ़ गई जब मदर कई बच्चों को जन्म दी, और ये वही क्रीचर्स है दोस्तों जिन्हें हम सीरीज में कई बार देख चुके हैं। इसलिए ब्लेन ने द बरोज को बनाया जहां बूढ़े लोग रहेंगे और क्रीचर्स इन बूढ़े लोगों की ब्रेन फ्लूइड धीरे धीरे चुराते रहेंगे। इन केसेस से कोई बूढ़ा इंसान कुछ समय बाद खत्म भी हो जाता है तो किसी को कोई शक नहीं होगा क्योंकि बूढ़े लोग तो समाप्त होते ही रहते हैं। ब्लेन अंडरग्राउंड टनल्स बनवाया जिसके थ्रू क्रीचर्स बूढ़े लोगों के घरों में जाके चुपचाप उनका ब्रेन फ्लूइड निकाल लेते हैं। फिर ये क्रीचर्स मदर को ये ब्रेन फ्लूइड देते हैं जिसपे मदर फीड करती है। देन ब्लेन मदर का खून निकालता है और खुद यंग रह पाता है अलोंग विद हिज वाइफ एंड एसोसिएट्स। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मदर बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है और ब्लेन के लिए मदर को बचाना बहुत जरूरी है, और इसलिए ब्लेन यहाँ वॉली को हायर किया है। वॉली फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि इन लोगों के पास फाउंटेन ऑफ यूथ है जिससे पूरी दुनिया की बीमारी ठीक की जा सकती है, जैसे कि कैंसर, HIV, लेकिन ये शेल्फिश लोग अपने मतलब के लिए मदर को दुनिया से छुपा के रखे हैं। ये कह के वॉली अपने घर के अंदर चला जाता है क्योंकि
क्योंकि इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो रेने को नहीं दे सकता था। इसी के पैरेलल में सैम अपने एंकल वाली जियो टैग की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर वगैरह पे लॉक कर देता है एंड देन वो टैग को काट के यहाँ से भाग निकलता है। जी हाँ दोस्तों, सैम वाज प्लानिंग कि वो पैदल 20 मील डेजर्ट में चलेगा एंड देन 20 मील बाद एक रेस्टोरेंट थी जहाँ से वो अपनी बेटी क्लेयर को बुलाएगा। दूसरी तरफ आर्ट और जूडी के बीच झगड़ा हो रहा था क्योंकि जूडी जैक से प्यार करने लगी थी। आर्ट का कहना था कि अब वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, लेकिन जूडी का कहना था कि भले उससे गलती हुई हो, स्टिल ये दोनों फैमिली है और फैमिलीज हमेशा साथ रहती हैं। तभी जूडी के घर रेने आती है और वो बर्तन लौटाने के बहाने जूडी को जैक के घर पे आधी रात को मिलने बुलाती है। रेने सबके साथ मिलकर ब्लेन के खिलाफ जाना चाहती थी और वो जैक का ही घर मीटिंग के लिए इसलिए चुनी क्योंकि वो घर एम्प्टी थी ना, तो वहाँ किसी तरह की सर्वेलियंस नहीं होगी। सो यस, आधी रात को रेने, जूडी और पैज वहाँ मिलते हैं और यहाँ बाकी लोग नहीं आए थे क्योंकि वॉली तो अब ब्लेन के लिए काम करता है। देन सैम भाग चुका है और आर्ट को अब किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। एनीवेज, रेने इन्हें मदर वाली कहानी बताती है। देन रेने कहती है कि इन्हें भागने के बजाय मदर को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जैसे ही मदर खत्म होगी ब्लेन और उसके इमॉर्टल लोग भी बूढ़े होकर निपट जाएंगे। रेने ये सब 75th एनिवर्सरी वाले दिन पे प्लान कर रही थी क्योंकि वो बेस्ट मौका था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सैम, वो पूरी रात डेजर्ट में चलते हैं और फाइनली वो जिंदा डेजर्ट क्रॉस पार कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैम एक रेस्टोरेंट में अपनी बेटी क्लेयर को कॉल करके उन्हें पिक करने को कहते हैं। क्लेयर सैम पे भड़कती है क्योंकि सैम काफी टाइम से गायब थे और सैम वाज लाइक यहाँ बहुत कांड हो चुका है, कुछ मॉन्स्टर्स वगैरह हैं एंड ऑल। ये सब सुन के क्लेयर को लगता है कि वाकई उसके पिता की मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, इसीलिए क्लेयर अपने पिता को पिक करने तो आती है, लेकिन जैसे ही सैम गाड़ी में सोते हैं क्लेयर उन्हें अपने घर ले जाने के बजाय ड्राइव करते हुए सीधा बरोज के मैनर पहुंचा देती है। जी हाँ दोस्तों, जब सैम की आंख खुलती है तो वो मैनर के सामने थे। स्टिल वो अपनी बेटी क्लेयर से कुछ नहीं कहते, इनफैक्ट उसे माफ भी कर देते हैं। ब्लेन और उसके लोग सैम को कैप्चर करके फाइनली मैनर में डाल देते हैं, यानी कि सैम अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। इसके बाद क्लेयर सैम के बरोज वाले घर के पास जाके रोने लगती है और यहाँ आर्ट उससे मिलने आता है। आर्ट को क्लेयर और नील की बात से पता चलता है कि सैम कैप्चर हो चुके हैं और ऐसे में आर्ट प्लान करता है कि वो खुद सैम को बचाएगा। आर्ट तुरंत जूडी से मिलता है और वो कहता है कि भले हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी खराब हो चुकी है, लेकिन हमें मिलकर सैम को तो बचाना होगा। जूडी भी इसके लिए मान जाती है। वहीं हमें वॉली दिखाया जाता है जो कि मदर वाले कमरे में जाता है। यहाँ ट्यूब्स के थ्रू क्रीचर्स ब्रेन फ्लूइड्स ला रहे थे और इस ब्रेन फ्लूइड को मदर के अंदर डाला जा रहा था। देन साइमल्टेनियसली मदर से उनका खून भी निकाला जा रहा था। इस पॉइंट पे हमें पहली बार मदर दिखाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन जैसी दिखने लगी थी और वो वॉली की तरफ हाथ उठाती है एज इफ वो वॉली से मदद मांग रही हो। वॉली भी दुख में अपना हाथ उठाता है और यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ 7th एपिसोड का नाम है टाइम टू गो और इस एपिसोड के शुरुआत में हम ब्लेन और एनिलीज को देखते हैं जो कि 75th एनिवर्सरी वाले इवेंट के लिए तैयार हो रहे थे। एनिलीज बताती है कि उसका गन शॉट वुंड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जबकि मदर के ब्लड से ये तुरंत हील हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब से मदर बीमार पड़ी है तब से उनके खून की हीलिंग प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। ब्लेन कहता है कि वॉली एक काबिल डॉक्टर है जो कि जल्द से जल्द मदर को ठीक कर देगा। वहीं सैम की बात की जाए तो वो मैनर के अंदर ड्रग्ड हालत में था और यहाँ का स्टाफ तो भी उसे ये कह के चिढ़ाता है कि उसकी खुद की बेटी क्लेयर ही सैम को मैनर में रखे जाने के पेपर्स को साइन की है। तो भी ये भी कहता है कि जब भी सैम होश में नहीं होता तो क्रीचर्स आके उसके ब्रेन पे आराम से फीड करते हैं। इन शॉर्ट सैम बुरी तरह से मैनर में फंस चुका था और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वैसे ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व होने वाली थी क्योंकि पैस, जूडी, आर्ट और रेने न सिर्फ मदर को खत्म करने का प्लान कर रहे थे बल्कि ये लोग सैम को भी मैनर से भगाने वाले थे। दूसरी तरफ वॉली मदर को बचाने की कोशिश में था और दूसरा डॉक्टर भी वॉली के साथ। ये दोनों चाहे कितना भी एफर्ट डाल ले, मदर की हालत ठीक नहीं हो रही थी। वॉली और इस डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि मदर पहले इंसानों जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन वो ह्यूमन ब्रेन फ्लूइड पे इतना ज्यादा फीड करी है कि वो अब इंसानों जैसी दिखने लगी है। वॉली कहता है कि अगर कुछ समय के लिए मदर का खून निकालना बंद कर दिया जाए तो शायद वो रिकवर कर जाएगी, लेकिन दूसरा डॉक्टर कहता है कि अगर ये लोग खून निकालना बंद करेंगे तो वो खुद ही नहीं बच पाएंगे। इन शॉर्ट यहाँ एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था, मतलब खून नहीं निकाले तो ब्लेन और उसकी साथी खत्म हो जाएंगे और खून निकालते रहे तो मदर ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। तभी वॉली को एक आइडिया आता है और वो मदर के ब्लड को एनालाइज करता है। वॉली पाता है कि मदर के सेल्स में काफी डिग्रेडेशन हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मदर के ब्लड में उनके बच्चों का खून डाला जाता है तो सेल्स वापस से ठीक होने लगते हैं। यानी कि मदर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा और ट्रांसफ्यूजन के लिए मदर के बच्चों का खून इस्तेमाल होगा। ये सुन के ब्लेन कहता है कि इन्हें आज ही ये प्रक्रिया करनी चाहिए, लेकिन वॉली और दूसरा डॉक्टर मना करते हैं, सेइंग कि ट्रांसफ्यूजन से पहले कई और टेस्ट्स रन करने होंगे वरना कहीं इस ऑपरेशन के दौरान मदर समाप्त ही ना हो जाए। दूसरा डॉक्टर बहुत स्ट्रांगली नो कहता है जो कि ब्लेन को अच्छा नहीं लगता और इसके परिणाम अनुसार ब्लेन दूसरे डॉक्टर को निपटा देता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लेन वॉली से कहता है कि अब वॉली यहाँ का मेन डॉक्टर है और उसे जल्द से जल्द ट्रांसफ्यूजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ब्लेन बताता है कि वो और उसकी बीवी बहुत सफर किए हैं, लाइक एनिलीज को पोलियो हो गया था जिसके कारण वो चल तक नहीं पाती थी। वो तो मदर के खून के कारण एनिलीज आज इतनी हेल्दी है। और तभी दोस्तों ब्लेन को ऐसी विजन आई थी जिसमें एनिलीज को वो क्रचेस के साथ देखा था, इन केस यू रिमेंबर। एनीवेज इफ वी टॉक अबाउट क्लेयर, वेल वो
अपने पिता के बड़ोस वाले घर में थी जहाँ ढेर सारी CRT टीवीज रखी हुई थी। तभी यहाँ मैनेजर केलिग आती है जो कि चेक करने आई थी कि सैम वाला घर खाली हुआ या नहीं। बातों बातों में क्लेयर कहने लगती है कि उसके पापा की ये टीवी वाली सेटअप काम नहीं करी क्योंकि उन्होंने एम्पलीफायर को ओवरलोड कर दिया था। क्लेयर इसे फिक्स करके ऑन करती है जिससे सारी टीवीज एक साथ ऑन हो जाती है। अब जब क्लेयर पीछे मुड़ती है तो वो केलिग को हवा में लेविटेट होते और चमकते हुए पाती है। इनफैक्ट केलिग की शक्ल डिमोनिक हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, केलिग ब्लेन के ग्रुप का हिस्सा थी और क्योंकि उसके अंदर मदर का खून था तो वो भी इन CRT टीवीज पे रिएक्ट करके ग्लिच करने लगी थी। ये सीन देख के क्लेयर को फाइनली यकीन हो जाता है कि शायद उसके पिता सच ही बोल रहे थे, इस जगह पे वाकई मॉन्स्टर्स तो हैं। क्लेयर टीवी को बंद करती है और केलिग अपने होश में आती है। केलिग तुरंत यहाँ से ये बोल के निकल लेती है कि वो घर खाली करवाने कल आएगी। दूसरी तरफ मैनर में 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और सैम यहाँ अपसेट घूम रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि सैम को बताती है कि एडवर्ड इस जगह से बार बार भाग पाता था क्योंकि एक सीक्रेट रास्ता उसे पता था। अब एडवर्ड को वो सीक्रेट रास्ता कौन बताया? वेल, यहाँ रहने वाली एक औरत बताई थी जिसे लोग डचेस कहते हैं। तो अगर सैम चाहे तो ये औरत सैम को डचेस से मिलवा सकती है जो कि उसे यहाँ से भागने का रास्ता बता देगी। वैसे दोस्तों, इस औरत को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी जिसके कारण उसकी मेमोरी बार बार रीसेट होती थी। तो हाँ, ये औरत सैम को डचेस से मिलवाती है, लेकिन डचेस ना कुछ बोल रही थी ना ही कुछ रिएक्ट करती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक जीवित इंसान तो है लेकिन अंदर से खत्म हो चुकी है। लेडी बताती है कि वो 55 साल से डचेस की रूममेट रही हैं। इनफैक्ट शायद दोनों रिलेशनशिप में भी थी। डचेस को उनके होश में लाने के लिए एक क्यू की जरूरत होगी जिससे उनकी मेमोरी ट्रिगर होगी और ये क्यू है सिगरेट। जी हाँ दोस्तों, अगर सैम डचेस के लिए सिगरेट लेके आता है तो हाथ में सिगरेट लेते ही उनकी मेमोरी ट्रिगर होगी, फिर वो बोलने लग जाएंगी और सैम को यहाँ से निकलने का रास्ता भी बता देंगे। रही बात की सैम को सिगरेट कहाँ मिलेगी, तो वेल, टोबी अपने ड्रॉर में हमेशा एक पैकेट रखता है और सैम सिगरेट वहीं से चुरा सकता है। अब टोबी के पास से चोरी करना बहुत कठिन था, इसलिए सैम कैरियोके पे जाके गाना गाने लगता है और वो यहाँ के पेशेंट्स को सॉन्ग से एक्साइट कर देता है। सारे बूढ़े लोग उठ के गाने और नाचने लगते हैं जिन्हें संभालने में टोबी और बाकी स्टाफ बिजी हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठा के सैम टोबी के ऑफिस से उसकी सिगरेट चुरा लेता है, लेकिन तभी टोबी यहाँ आ जाता है और ऐसे में सैम टोबी पे हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसी के पैरेलल में रेने और बाकी लोग मैनर को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में थे। पैज यहाँ मैनर के गार्ड्स को जाके कहता है कि मैनर का एक पेशेंट बाहर भाग गया है और आर्ट यहाँ भागे हुए पेशेंट की एक्टिंग करता है। गार्ड्स आर्ट को पकड़ने के उसके पीछे जाते हैं और पैज यहाँ के सारे कंट्रोल्स को संभाल लेता है। वो डोर्स वगैरह ओपन करता है जिससे रेने और जूडी मैनर में एंट्री लेती हैं और वो यहाँ सैम को ढूंढने लगती हैं। वहीं सैम तो सिगरेट लेके डचेस के कमरे में जाता है और सिगरेट हाथ में पकड़ते ही डचेस होश में आके बोलना शुरू करती हैं। हम भी समझ पाते हैं कि डचेस एक तरह की ओरेकल है जो कि मदर से कनेक्ट करके बात करती है। इनफैक्ट मदर तो डचेस को सैम के बारे में बता रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुन के सैम कंफ्यूज होने लगता है, लेकिन डचेस उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। डचेस बताती है कि मदर हमेशा सबको अलग अलग रूप में दिखती हैं इन देयर विजन्स और अक्सर हमें वो किसी अपनों के रूप में दिखाई देती हैं फ्रॉम आवर पास्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज तक जो भी सैम को अपनी बीवी के ग्लिची विजन्स आ रहे थे वो सब मदर के कारण थी, क्योंकि मदर सैम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मतलब सैम पागल नहीं हुआ है, उसके विजन्स मदर के द्वारा इंड्यूस किए गए थे। और तभी सैम को ऐसा लगता था मानो लिली उससे मदद मांग रही है। देन लिली की जिगसॉ पजल उसे टनल्स में रास्ता दिखा रही थी, या फिर एक क्रीचर के खत्म हो जाने पे लिली विलाप कर रही थी क्योंकि वो मदर थी जो कि रो रही थी क्योंकि उसके बच्चे खत्म हुए थे। ये सब मदर ही कर रही थी। मदर को खुद नहीं पता कि वो कौन है। बस ये श्योर बात है कि मदर के लिए टाइम लीनियर नहीं है। मदर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ दिखती है, जस्ट लाइक पेनीवाइज फ्रॉम इट। मदर डचेस से इसलिए बात करती है क्योंकि ये दोनों ही प्रिजनर्स हैं। डचेस अपने माइंड के प्रिजनर है, वहीं मदर को ब्लेन के लोग बंदी बना के रखे हैं और इसलिए मदर कहीं ना कहीं सैम से मदद की गुहार लगा रही थी यूजिंग विजन्स ऑफ लिली। रही बात की मदर सैम को ही क्यों चुनी, तो वेल, सैम पहला चॉइस नहीं था क्योंकि यूजुअली मदर डचेस जैसे लोगों से कांटेक्ट बनाती है, लेकिन डचेस जैसे लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो मदर के लिए कुछ फिजिकली कर पाएंगे। इसलिए मदर सैम को चुनी क्योंकि सैम की एक खास बात यह है कि वो अब तक पास्ट मेमोरीज में ही फंसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सैम आज तक अपनी बीवी के खत्म होने वाली मेमोरी से बाहर नहीं निकल पाया है बिकॉज ऑफ हिज लव, और इसलिए उसका दिमाग काइंड ऑफ स्प्लिट हो गया है इन 2 पार्ट्स। एक तरह से देखा जाए तो सैम का एक पैर प्रेजेंट में है और एक पैर पास्ट में है उस टाइम पे जब लिली समाप्त हुई थी। सो यस, मदर चाहती है कि सैम किसी भी तरह मदर को ब्लेन वगैरह के चंगुल से निकाले। सैम कहता है कि उसे पहले यहाँ से किसी तरह खुद बाहर निकलना होगा। एंड डचेस वाज लाइक कि ये तो सिंपल है, तुम्हें बस 5:15 का बस पकड़ना है जो कि तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाएगी। सैम पहले इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैनर में माइक है जो कि हर दिन नकली बस स्टॉप पे बैठ के अपने फ्रेंड चार्ली का इंतजार करता है। जरूर वहीं से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। और ऐसे में सैम तुरंत माइक के साथ बस स्टॉप वाली जगह पे बैठ जाता है। 5:15 पे कोई बस तो नहीं आती, लेकिन उसी टाइम एग्जिट से एक स्टाफ अंदर आता है
और इससे पहले कि एग्जिट वाला दरवाजा खुद ब खुद बंद होता, सैम भागते हुए इस दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इस पॉइंट पे जूडी और रेने भी मैनर के अंदर ही थे और वो सैम को इस दरवाजे से भागते देख पाती है, लेकिन ये दोनों टाइम से निकल नहीं पाती क्योंकि दरवाजा तब तक बंद हो चुका था। ऐसे में दोनों एक स्टाफ की कार्ड चुराती है ताकि दोनों मैनर से बाहर निकल सके। इसी के पैरेलल में क्लैर मैनर पहुंचती है क्योंकि उसे अपने पिता को यहाँ से बाहर निकालना है। मैनर के फ्रंट डेस्क पे पैज होता है जो कि क्लैर को नहीं पहचानता था, इसलिए वो क्लैर को इधर उधर भटकाने लगता है। तभी एकदम से हमें दिखाया जाता है कि मदर की हालत बहुत खराब होने लग गई है और इसका प्रभाव सैम और डचेस पे भी आता है। इनके दिमाग में स्टैटिक साउंड्स आने लगते हैं और सैम को अपनी बीवी के चिल्लाने की विजन्स आने लगी थी। इससे सैम गिर जाता है और तभी सैम के सामने टोबी आ जाता है। अब इससे पहले टोबी सैम को चोट पहुंचाता, रेने और जूडी एग्जिट डोर से बाहर आती है और टोबी पे हमला करके उसे गिरा देती है। इस पॉइंट पे मैनर को लॉक कर दिया गया था ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। इनफैक्ट जिस वैन से पैज और टीम आई थी उस वैन के टायर को भी जाम कर दिया गया था। पैज समहाउ शीशा तोड़ के मैनर से भागने की सोचता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि क्लैर एक्चुअली में सैम की बेटी है। हाँ, ये दोनों मिल जाते हैं, मिल के ग्लास तोड़ने में लग जाते हैं। वहीं आर्ट अपनी गाड़ी लेके मैनर के सामने आता है। एकदम करेक्ट टाइम पे रेनी, जूडी और सैम बाहर निकलते हैं। देन पैज एंड क्लैर भी ग्लास तोड़ के बाहर निकल पाते हैं। ये सभी आर्ट के वैन में बैठ के यहाँ से भाग पाते हैं और पैरेलल में वॉली के अंदर की इंसानियत जाग गई थी, जहां वो अब मदर को बचाना चाहता था फ्रॉम ब्लेन। इसीलिए वो मदर को ब्लेन की फैसिलिटी से भगा लेता है। यहीं पे 7th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो फिनाले एपिसोड का नाम है ट्रिपल ऑडिबल और यहाँ पूरी पार्टी वैन में होती है और सैम कहते हैं कि इन्हें मदर को हंट नहीं करना है, रादर बचाना है। रेने इस बात से कंफ्यूज थी क्योंकि उसका प्लान तो मदर को खत्म करने का था, लेकिन सैम क्लियरली कहते हैं कि मदर उनसे कम्युनिकेट करती है और इन्हें प्लान चेंज करना होगा। अब क्लैर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वैन में बैठे लोग उसे शॉर्ट में समझाते हैं कि बड़ोज में चल क्या रहा है। तभी रेने को वॉली का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने मदर को भगा लिया है। रेने वॉली को कम्युनिटी सेंटर में मिलने को कहती है क्योंकि कम्युनिटी सेंटर 75th एनिवर्सरी वाले दिन क्लोज रहती है। दूसरी तरफ ब्लेन और एनालिस को मालूम पड़ता है कि मदर गायब है और ऐसे में एनालिस अपने पति ब्लेन को 3 बार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खा के भी ब्लेन प्रॉमिसेस कि वो मदर को जरूर ढूंढ निकालेगा। इनफैक्ट वो बड़ोस के सारे एग्जिट पे लोग तैनात कर दिया था। इस सीन से एक बात क्लियर होती है कि ब्लेन अपनी बीवी एनालिस को बहुत प्यार करता है और वो ये सब कुछ प्यार के लिए कर रहा है। वो एनालिस के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एनालिस को बस किसी तरह मदर वापस चाहिए थी। इसके बाद ब्लेन 75th एनिवर्सरी के अवसर पे स्पीच देने जाता है। वहीं वॉली मदर को हैट वगैरह पहना के व्हील चेयर पे लेके कम्युनिटी सेंटर की तरफ निकलता है। वॉली को भागते एक सिक्योरिटी वाला नोटिस कर लेता है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम तक पहुंचाता है। वहीं अगर ब्लेन की बात की जाए तो वो अपनी स्पीच में काफी अजीब बातें बोलता है, लाइक टाइम एक थीफ यानी चोर की तरह है जो कि हमारी जवानी को चुराता है और अंत में हम बच भी नहीं पाते, खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन बड़ोज ऐसी जगह है जहाँ टाइम भी थम जाता है। ये एक फोर्ट्रेस की तरह है जहाँ की हर एक ईंट कहती है कि बेस्ट आने वाला नहीं है, रादर बेस्ट करंट मोमेंट में है। अब भले यहाँ के रेसिडेंट्स को लग रहा था कि ये स्पीच उनके लिए है, लेकिन दोस्तों ब्लेन ये सब अपनी वाइफ के लिए कह रहा था और अपने लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लोग टाइम के चोर हैं। चोर नहीं है, लिटरली ये लोग टाइम को चीट कर चुके हैं क्योंकि काफी टाइम से ये लोग यंग हैं। एनीवेज वॉली मदर को लेकर कम्युनिटी सेंटर पहुंच जाता है और मदर के आने से ठीक पहले सैम को आभास हो गया था कि वो यहाँ आ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मदर और सैम मेंटली कम्युनिकेट करने लग गए थे। अब जैसे ही वॉली मदर को सबके सामने लाता है, यहाँ एक भयानक डिस्कशन छिड़ जाती है। बेसिकली वॉली चाहता था कि वो मदर के खून का इस्तेमाल करे ताकि वो पूरी दुनिया को बीमारी से मुक्त कर सके। मदर के ब्लड से कैंसर, HIV या कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन बाकियों का कहना था कि अगर वॉली मदर के ब्लड का इस्तेमाल करता है तो वो ब्लेन जैसे लोगों से अलग कैसे हुआ। ब्लेन मदर को बस अपने लिए यूज कर रहा था, वहीं वॉली इससे पूरी दुनिया को ठीक करना चाहता था। बट घुमा फिरा के बात तो वही रही। इवन इफ मदर के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है तो इंसान तो दुरुपयोग ही करने वाले हैं ना। इस पॉइंट पे वॉली ब्रेक डाउन कर जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी प्रोस्टेट कैंसर ठीक करनी थी और सभी उसे समझाते हैं कि इंसानों का खत्म हो जाना ही नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम लड़ नहीं सकते। इस सब के बीच मदर सैम को मेंटली कम्युनिकेट करके बताती है कि उन्हें उस केव में जाना है जहां आर्ट को वो पीच ट्री मिला था। वहीं पे मदर का जन्म हुआ था और मदर के बच्चे ही उस ट्री को क्वार्ट्ज या चमकीली वस्तुओं से सजा के रखते हैं। क्योंकि मदर वाज प्लानिंग कि वो उसी ट्री के पास जाके समाप्त हो जाएगी विद हर चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, मदर भी जिंदा रहना नहीं चाहती थी। अब मदर को टाउन के बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाउन के हर एक एग्जिट पे गार्ड्स थे। इसलिए ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग ओवन वाले होल को ओपन करके टनल्स में उतरेंगे और टनल्स के रास्ते पीच ट्री वाले केव तक पहुंचेंगे। तभी इन्हें फील होता है कि कोई तो कम्युनिटी सेंटर में आया है एंड दे वर नन अदर देन ब्लेन एंड हिज इमॉर्टल गैंग। ब्लेन को आइडिया लग गया था कि सैम और उसकी गैंग मदर के साथ कम्युनिटी सेंटर में है और इसलिए वो इन सबको पकड़ने आया था। जूडी और आर्ट बाकियों को टनल में जाने कहते हैं और तब तक ये दोनों ब्लेन के गैंग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सो यस, वॉली, रेने, पैज, सैम, क्लेयर और मदर टनल्स में चले जाते हैं। वहीं आर्ट और जूडी ब्लेन और उसके आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं विद म्यूजिक साउंड। टनल के अंदर मदर एक पर्टिकुलर दिशा में पॉइंट करती है और सैम बताता है कि उस दिशा में वो रूम है जहां मदर के बच्चे को कैद करके रखा गया है। मदर चाहती है कि उनके बच्चों को भी आजाद किया जाए,
ऐसे में पैज और रेने वो दूसरा रास्ता लेते हैं ताकि वो दोनों मदर के बच्चों को आजाद कर सके। वहीं सैम, क्लेयर और वॉली मिलकर मदर के साथ पीच ट्री वाली केव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जूडी और आर्ट को ब्लेन और उसके लोग पकड़ लेते हैं और वो लोग इनसे मदर की लोकेशन पूछने लगते हैं। जब आर्ट और जूडी कुछ नहीं बताते तो एनिलीज एकदम से जूडी को चाकू मार देती है। इनफैक्ट एनिलीज बार बार जूडी को और कष्ट दे रही थी। इससे आर्ट को बहुत तकलीफ होती है। दिस प्रूव्स कि आर्ट अब भी जूडी से प्यार करता है। स्टिल ये दोनों कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ब्लेन के आदमी खुद ही ढूंढ लेते हैं कि ओवन खोला हुआ था, विच मीन्स कि वो लोग टनल में हैं। बस फिर क्या था, ब्लेन और उसके लोग तुरंत टनल को कंट्रोल करके मदर को कॉल्डी सैक तक लाने की सोचते हैं। कैसे? वेल, टनल्स इन्होंने ही बनाया था ना, तो ये लोग रास्ता ब्लॉक कर सकते थे। इनफैक्ट ये लोग अपने साथ आर्ट और जूडी को भी रखते हैं ताकि इन्हें बार्गेन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जूडी की हालत बहुत खराब थी और इस पोजीशन में वो शायद 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती थी। एनीवेज, टनल्स में हम देखते हैं कि कई रास्तों पे एकदम से मेटल बार्स वगैरह ब्लॉकेज आ जाते हैं और ऐसे में इन्हें मदर को लेके उन्हीं रास्तों पे जाना पड़ता है जो खुला था। यानी ये सब कॉल्डी सैक पे जाके रुकेंगे जहाँ ब्लेन और उसके आदमी पहले से ही मौजूद होंगे। वहीं पैज और रेनी की बात की जाए तो ये दोनों उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां कई क्रीचर्स को बंद करके रखा गया था। इस कमरे की रखवाली और कोई नहीं बल्कि हैंक कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, हैंक अब भी जिंदा है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। हैंक स्लोली हील कर रहा था और यहाँ वो पैज और रेने पे हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब हैंक भी ब्लेन की हरकतों से तंग आ चुका था। इनफैक्ट देखा जाए तो हैंक को डिमोट करके सिक्योरिटी से इन क्रीचर्स की सिक्योरिटी में अंडरग्राउंड डाल दिया गया है। हैंक ये भी रिवील करता है कि वो पैज का सीक्रेटली फैन रहा है। आई मीन, पैज काउबॉय रेनेगेड बैंड का ड्रमर था ना, और हैंक उस बैंड को फॉलो करता था। ओवरऑल हैंक यहाँ पैज और रेने को नहीं रोकता। इनफैक्ट उन्हें वो की तक दे देता है जिससे इन क्रीचर्स को आजाद किया जा सके। पैज और रेने बिना समय गवाए क्रीचर्स को आजाद कर देते हैं। उधर सैम और लोग मदर के साथ टनल से होते हुए सैम के ही घर तक पहुंचते हैं और बाहर ब्लेन के लोग भी आ चुके थे। ऐसे में सैम अपनी सीआरटी टीवी वाली सेटअप गराज में डाल देता है और बाहर वॉली कैसे भी ब्लेन और बाकियों को ल्योड़ करके गराज के सामने लाता है। फिर एकदम से ये लोग गराज का डोर खोलते हैं और टीवीज को ऑन कर देते हैं। अब क्योंकि ब्लेन और उसके साथियों में मदर का खून था तो ये टीवीज इन्हें अफेक्ट करने लगता है। ये लोग हवा में लेविटेट होते हुए डिग्रेड होने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ब्लेन और एनालिस इस अटैक को काफी देर सर्वाइव कर पा रहे थे, जबकि ब्लेन के दूसरे इमॉर्टल लोग इस अटैक के रेंज में आते फट जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा आप मदर का ब्लड पिए हो, आप उतनी ज्यादा देर तक इस अटैक को सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आपके मदर वाले खून को उतना ज्यादा टाइम लगेगा फटने में। सो यस, इस अटैक में ब्लेन के कुछ लोग तुरंत ही निपट जाते हैं, वहीं कुछ लोग डर के भागते हैं। ब्लेन और एनालिस इस अटैक को काफी टाइम तक झेल पाए थे, लेकिन एक टाइम पे एनालिस भी नहीं बच पाती और वो फट जाती है। लेकिन जैसे ही ब्लेन भी फटने वाला था, टीवीज ओवरलोड हो जाते हैं और सर्किट ब्रेक होता है, जिससे टीवी बंद हो जाती है। इससे ब्लेन बच तो जाता है, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। इस सीन से यह भी पता चलता है कि ब्लेन सबसे ज्यादा मदर का खून पिया होगा। खैर, अब ब्लेन के कार्स में जूडी और आर्ट भी थे, जो कि तुरंत सैम और बाकियों से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जूडी को अब बचा पाना नामुमकिन था। जूडी के घाव बहुत गहरे थे और आर्ट यहाँ काफी रोता है। लेकिन तभी मदर उठ के आती है और वो जूडी के घाव के ऊपर अपने हाथ फेरते हुए ऑरेंज लाइट प्रोड्यूस करती है। इससे जूडी का घाव कुछ ही सेकंड्स में ऐसे भरता है मानो घाव कभी था ही नहीं। तो यस, जूडी बच जाती है और अब इनका प्लान था कि इन्हें कैसे भी मदर को केव तक लेके जाना है। सैम ये जिम्मा उठाता है, जहाँ वो अपने गोल्फ कार्ट में मदर को बिठाता है और केव की तरफ निकल लेता है। इस पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लेन अब तक जिंदा ही है, क्योंकि उसकी उंगलियां हिल रही थी। खैर, तो सैम मदर को लेके केव पहुंचता है और उन्हें पीच ट्री के पास बिठा देता है। मदर यहाँ ऑरेंज ग्लो करने लगती है, विच मीन्स कि वो फट के खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी पीछे से ब्लेन आके सैम पे हमला कर देता है। ब्लेन सैम को पीटता है, सेइंग कि वो मदर को खत्म नहीं होने देगा। इनफैक्ट वो मदर की हेल्प से अपनी वाइफ एनालिस को भी वापस जिंदा करेगा। अब मदर यहाँ फटने वाली प्रोसेस को कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि अगर वो ब्लास्ट करती तो ब्लास्ट रेंज में सैम भी था, जो कि खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों, सैम मदर से कहता है लेट इट गो। ऐसे में मदर बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती हैं और उनके चारों तरफ उनके बच्चे यानी क्रीचर्स आ जाते हैं। ब्लेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैम ब्लेन को पकड़ लेता है ताकि वो भाग नहीं पाए। एंड मोमेंट में मदर फट जाती है, जिससे वो अपने बच्चों के साथ समाप्त हो जाती हैं और ब्लास्ट रेंज में ब्लेन और सैम भी थे, तो शायद उनका भी वही हश्र हुआ होगा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां सैम टाइम में उस पॉइंट पे पहुंच गया है जब उसकी वाइफ जिंदा थी और उसके साथ डांस कर रही थी। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल है, आफ्टर लाइफ है या कुछ और। एंड लिली बस इतना कहती है कि यहाँ टाइम कम है एंड टाइम इज अ गिफ्ट। सैम अपनी वाइफ लिली के साथ डांस करते हैं और फिर एकदम से सैम की आंख रियल वर्ल्ड में खुलती है। एज इट टर्न्स आउट, मदर के ब्लास्ट से ब्लेन तो फ्राई होकर कंकाल बन ही चुका था, लेकिन सैम इससे बच गए थे क्योंकि वो शायद ब्लेन से शील्ड हो गए होंगे, या फिर मदर ही ब्लास्ट को इस तरह से कंट्रोल करी होगी कि सैम को कुछ नहीं हुआ। इस पॉइंट पे केव में पैज और रेने आते हैं और वो सैम को संभालते हैं। ये लोग देखते हैं कि पीच ट्री के पास मदर और क्रीचर्स के कंकाल पड़े थे, विच मीन्स कि सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद सीन कुछ टाइम बाद की आती है, जहां सारे लोग मस्त होम पार्टी कर रहे थे। आई मीन, पार्टी में क्लेयर, सैम, पैज, रेने, वॉली, जूडी, आर्ट, ये सब लोग थे। सैम अपनी बेटी को फाइनली लिली की वो एल्बम देता है जो कि क्लेयर कब से उससे मांग रही थी। इसके बाद सैम बाथरूम में अपने घाव की ड्रेसिंग करने जाते हैं,
जहां हम मिरर में उनकी परछाई को ग्लिच करते देखते हैं। सैम इस पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम व्यूअर्स के लिए ये ग्लिच बहुत ऑब्वियस था। देन कैमरा पैन होते हुए आसमान में तारों को दिखाती है और इसी पॉइंट पे द बरोज सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बरोज सीरीज की पूरी कहानी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ आपके मन में इसके एंडिंग को लेकर कई सवाल होंगे। इसीलिए अब मैं द बरोज से रिलेटेड ढेर सारी थियरीज पे बातें करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी मिस्ट्री की सबसे बड़ी एंटिटी से, यानी मदर से। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मदर आखिर कौन थी। शो ने क्लियरली कभी नहीं बताया कि मदर का ओरिजिन क्या है और इसीलिए यहाँ कई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। सबसे पॉपुलर और लॉजिकल थियरी यह है कि मदर एक एलियन एंटिटी थी। सोच के देखो, वॉली ने जो ब्लड एनालिसिस किया था उसमें राइट हैंडेड काइरालिटी पाया गया था, जो कि अर्थ के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि मदर और उसके बच्चे इस दुनिया की इवोल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर ये अर्थ पे नेचुरली इवॉल्व नहीं हुए हैं तो ये आए कहां से? ये एग जो ब्लेन को 1949 में जमीन के अंदर मिला था, वो वहां पहले से कब से पड़ा था? वेल, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये एग हजारों साल पहले किसी मीटियोराइट के साथ अर्थ पे आया था और न्यू मेक्सिको के डेजर्ट के अंदर घुस गया। तब से ये जमीन के अंदर ही था जब तक माइनर्स ने वहां खुदाई शुरू की और एक्सीडेंटली ये एग बाहर आ गया। और ये बात इसलिए और भी प्लॉजिबल लगती है क्योंकि सीरीज का लास्ट शॉट आसमान में तारों की तरफ जाता है, एज इफ क्रिएटर सटल हिंट दे रहे हैं कि इन सब कुछ का कनेक्शन स्टार्स से है, एलियन से है। मदर शायद वो अकेली थी जो इस प्लैनेट पे आई थी, एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जो लिटरली दूसरी दुनिया से थी और उसके बच्चे यहीं पे जन्म लिए। देखा जाए तो मदर को बच्चे जन्म देने के लिए किसी के साथ मेट नहीं करना पड़ा, जबकि क्लियरली वो मैमल की तरह दिखती है, यानी वो वाकई हमारी दुनिया की तो नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि मदर किसी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हुई ऑर्गेनिज्म थी। दोस्तों ये मत भूलो कि न्यू मेक्सिको में ही अमेरिका ने पहले न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे, स्पेशली ट्रिनिटी टेस्ट साइट पे। 1945 के आसपास वाली इन न्यूक्लियर ब्लास्ट की रेडिएशन ने जमीन के अंदर रहने वाले किसी स्पाइडर जैसे क्रीचर के एग को म्यूटेट कर दिया हो, जिससे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ जिसके बायोलॉजी में सुपरनैचुरल प्रॉपर्टीज आ गई। इसी कारण वॉली के HPLC टेस्ट में कायरालिटी अलग आई क्योंकि रेडिएशन ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया होगा। अगर ये थियरी सही है तो मदर अर्थ की ही क्रिएशन है, बस एक रेडिएशन इंड्यूस्ड बायोलॉजिकल मिरेकल है। लेकिन मुझे पर्सनली एलियन वाली थियरी ज्यादा कंपेलिंग लगती है, स्पेशली उस लास्ट आसमान वाले शॉट की वजह से। अब मदर के पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहली और ऑब्वियस पावर ये थी कि उनके ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज थी। मदर के ब्लड से हर बीमारी ठीक हो जाती है, चाहे कैंसर हो, HIV या कोई भी इंजरी तुरंत हील होती है। लेकिन दोस्तों ये इफेक्ट कुछ समय तक ही रहता है, इसलिए ब्लेन और उसके लोग हर रोज मदर का खून पीना चाहते थे। अब ये कुछ समय वाली लिमिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मदर के ब्लड का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं था, ये बस एक टेम्पररी फिक्स था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मदर जूडी के वुंड्स को परमानेंट फिक्स कर दी थी। एंड सेम विद आर्ट का घाव जब वो पीच फ्रूट को खाया था। तो क्या मदर के पास परमानेंट फिक्स की भी पावर है व्हेन इट कम्स टू इंजरी? वेल, ये सोचने वाली बात है। मदर की दूसरी पावर थी टेलीपैथी, यानी वो डायरेक्टली लोगों के दिमाग से कनेक्ट कर सकती थी। लेकिन ये टेलीपैथी रैंडम नहीं थी। मदर स्पेसिफिकली उन लोगों से कनेक्ट करती थी जो ट्रॉमा से गुजर चुके थे और जिनका दिमाग कहीं न कहीं पास्ट में अटका हुआ था, मतलब जो लोग अपने ग्रीफ से बाहर नहीं निकल पाए थे। इसलिए मदर सैम को लिली के रूप में दिखी, क्योंकि सैम का एक हिस्सा अभी भी उस मोमेंट में जी रहा था जब लिली ने लास्ट बार डांस किया था। एडवर्ड को मदर उसके खत्म हुए बेटे के रूप में दिखती होगी और यही वजह थी कि मदर डचेस के थ्रू कम्युनिकेट करती थी, क्योंकि डचेस खुद अपने माइंड की प्रिजनर थी। ये एक वेरी स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी थी जिसे मदर ढूंढ के इस्तेमाल करती थी और इसी टेलीपैथी से उन्होंने क्रोज को भी इफेक्ट किया था। याद है ना, क्रोज सब अचानक से उड़ के एकदम से गिर गए थे, लेकिन क्रोज के छोटे दिमाग मदर की पावरफुल सिग्नल को हैंडल ही नहीं कर पाए होंगे और वो लिटरली क्रैश हो गए। ये मदर के सिग्नल की इंटेंसिटी को दिखाता है। अब आती है मदर की सबसे मिस्टीरियस पावर, वो है टाइम के साथ उनका अलग रिलेशनशिप। डचेस ने एकदम सीधा कहा था कि मदर के लिए टाइम लीनियर नहीं है, वो एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखती है। और इसी वजह से ब्लेन ने लास्ट में बोला था कि मदर अभी भी एनालिस को वापस ला सकती है और जो कुछ भी हुआ उसको अंडू किया जा सकता है। ये ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जाता जब तक तुमने खुद किसी को टाइम मैनिपुलेट करते नहीं देखा हो। इसका मतलब ये भी है कि मदर शायद पहले से जानती थी कि यहाँ एक न एक दिन सैम आएगा जो उसकी मदद करेगा, इसलिए उन्होंने सैम के ट्रॉमा को एक्सेस किया होगा और ये सब प्लान वो पहले से करी होंगी। अब बात करते हैं मदर को ब्लेन किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा था और ये सब कुछ कितना डार्क था। ये सिर्फ खून निकालना नहीं था दोस्तों, ब्लेन ने एक पूरी सिस्टम डिजाइन की थी जिसके सेंटर में मदर थी। मदर के बच्चे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लाते थे, मदर उस पे फीड होती थी, मदर का ब्लड देन निकाला जाता था, वही ब्लड पी के ब्लेन और उसके लोग यंग रहते थे। मदर इस साइकिल की एक फोर्स्ड पार्टिसिपेंट थी, एक लिविंग ब्लड बैंक जिसे जिंदा रखना जरूरी था ताकि एक्सप्लॉयटेशन जारी रहे। अब आते हैं एंडिंग पे और उस ग्लिच पे जो सबके दिमाग में घूम रहा है। दोस्तों पार्टी वाले सीन में जब सैम बाथरूम मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो फ्लिकर या ग्लिच करती है और ये सब कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम
सेम ग्लिच थी जो तब होती है जब मदर सैम को लिली के विजन्स दिखाती थी। शो के क्रिएटर ने भी कंफर्म किया है कि ग्लिच ट्रांसमिशन गॉन ऑरी का सिंबल है, यानी मदर के सिग्नल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल यह है कि अगर मदर खत्म हो चुकी है तो ग्लिच क्या दिखाता है। इस ग्लिच को एक्सप्लेन करने की पहली थ्योरी यह है कि मदर का इन्फ्लुएंस सैम पे परमानेंटली रह गया है। जब मदर ब्लास्ट होने वाली थी तो कहीं ना कहीं वो सैम को बचाने की कोशिश की होंगी और शायद इसी प्रोसेस में मदर का कुछ कॉस्मिक इम्प्रिंट सैम पे छूट गया हो और इसी से सैम का बायोलॉजिकल या साइकिक फ्रीक्वेंसी परमानेंटली अल्टर हो चुका है। इसका मतलब ये हो सकता है कि सीजन 2 में सैम कुछ ऐसा देखने और सुनने लगेगा जो कि नॉर्मल इंसानों को नहीं दिखता है। अब वो एक परमानेंट सिग्नल रिसीवर जैसा बन चुका है। एक्टर एल्फ्रेड मोलिना ने खुद कहा है कि शायद कोई उन्हें अभी तक देख रहा है, सर्वेलेंस जारी है जस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। अगर ये सही है तो दुनिया में कहीं और भी ऐसे क्रीचर्स या मदर जैसे एंटिटीज मौजूद हो सकती हैं जो अब सैम के नई फ्रीक्वेंसी को पिकअप कर सकती हैं, या फिर अगर वो एलियन थी मदर तो दूसरे एलियंस भी आ सकते हैं। अब दूसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि जो सीन हम पार्टी में देख रहे हैं, मतलब एंड के टाइप में, वो असली रियलिटी थी ही नहीं। ये पॉसिबिलिटी तब और स्ट्रांग लगती है जब हम ये याद करते हैं कि मदर का टाइम से अलग रिलेशनशिप था और वो पोटेंशियली रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती थी। सोच के देखो, केव में जो ब्लास्ट हुआ उसमें सैम भी रेंज में था, वो बच कैसे गया? हाँ, बचने के कुछ पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सैम भी खत्म हो गया हो। जी हाँ, अगर सैम इस ब्लास्ट को सर्वाइव नहीं किया तो मदर ने अपने लास्ट मोमेंट्स में, जब वो सैम से डीपली कनेक्टेड थी, तो शायद उन्होंने सैम को एक अल्टरनेट रियलिटी में शिफ्ट कर दिया, एक ऐसी जगह जहाँ सैम खुश है, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, अपनी बेटी के हाथ में उसकी वाइफ की एल्बम दे रहा है, और जो ग्लिच आता है मिरर में वो एक्चुअली एक क्रैक है इस अल्टरनेट रियलिटी का। एक मोमेंट जब सैम को रियलिटी का आभास होता है कि ये सब रियल नहीं है, मतलब सैम की फिजिकल बॉडी खत्म हो चुकी है, मेंटली उसे कहीं और भेज दिया गया है मदर के द्वारा। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सैम एक्चुअली सर्वाइव नहीं किया होता तो मदर ने उसे लिली के पास भेजा होता, राइट, ना कि इस पार्टी में। सैम लिली के साथ बस कुछ पलों के लिए था, तब तक जब तक वो अपने होश में नहीं आया था। और वैसे भी सैम का वुंड ब्लीड कर रहा था, जो इंडिकेट करता है कि वो फिजिकल बॉडी में मौजूद है। अल्टरनेट रियलिटी में इतना ज्यादा फिजिकल डिटेल मेंटेन नहीं किया जा सकता, इसलिए ज्यादा लाइकली थियरी यह है कि सैम बच गया है, लेकिन अब वो परमानेंटली कुछ अलग हो गया है। उस केव के ब्लास्ट ने उसे चेंज कर दिया है। तो हाँ, यहाँ मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी है। आप कमेंट से बताना कि आप किस पॉसिबिलिटी में मानते हैं। अब एक और थियरी है जो कि काफी कम डिस्कस होती है, लेकिन वो थियरी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि ब्लेन का एक्चुअली में क्या हुआ। देखो, लास्ट सीन में ब्लेन का स्केलेटन दिखता है, मतलब कि ब्लेन खत्म तो हो गया है, लेकिन ब्लेन ने डेकेड्स तक मदर का खून पिया है, उसकी बॉडी में मदर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। तो इसलिए कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर मदर टाइम मैनिपुलेट कर सकती है और ब्लेन मदर का सबसे पुराना यूजर था, तो क्या ब्लेन का कॉन्शियसनेस कहीं प्रिजर्व्ड हो सकता है? मतलब बॉडी खत्म हो गई लेकिन कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा है, और ऐसे में ब्लेन वापस भी आ सकता है। ये डार्क थॉट है, लेकिन सीजन 2 के लिए एक इंटरेस्टिंग हुक हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स जो शो को मजेदार बनाती है। पहली इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि सेराफिम डिवाइस, जो कि सिरी या गूगल जैसा था, वो सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं था, ये ब्लेन की सर्विलेंस का हिस्सा था, यानी कि हर कॉन्वर्सेशन, हर कंप्लेंट, सब कुछ ब्लेन के लोग सुन रहे थे। इसलिए सैम ने जब सेराफिम उखाड़ के फेंका तो वो इनवॉलंटरीली एक इंपॉर्टेंट सर्विलेंस नेटवर्क से बाहर हो गया, जो बाद में उसकी हेल्प करने वाला था। दूसरा एक बहुत अंडररेटेड डिटेल ये है कि क्रीचर सभी बूढ़े लोगों का ब्रेन फ्लूइड एक साथ नहीं पी रहे थे, रादर लोगों को एक रोटेशन पे रखा गया था, काइंड ऑफ एक रोस्टर पे, यानी आज इन कुछ लोगों का ब्रेन फ्लूइड चूसा जाएगा, देन उन्हें कुछ दिन नहीं चूसा जाएगा, अगले दिन किसी और लोगों को। और इस रोटेशन शेड्यूल के कारण बूढ़े लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाते थे और बाहर से किसी को बड़ोस पे शक ही नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही लॉट से बार बार उनका ब्रेन फ्लूइड लिया जाए तो वो तुरंत निपट जाएंगे, राइट। एक साथ कई बूढ़े निपट जाते तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। और लास्ट थियरी जो बहुत चिलिंग है वो है पीच ट्री का राज। देखो, जिस जगह मदर का जन्म हुआ था वहां एक पीच ट्री उग गई थी और उस ट्री को मदर के बच्चे क्वाड से सजा रहे थे, क्योंकि फाइनली मदर वही समाप्त होने का प्लान की थी। ये बात समझ में भी आती है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आती वो ये कि उस ट्री में वो हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला पीच फ्रूट कैसे उग गया था। वेल, इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि पीच ट्री भी मदर से कनेक्टेड था, या फिर उसकी जैसी ही एक एंटिटी है वो ट्री। मतलब ट्री अलग एंटिटी नहीं थी, वो मदर की ही लाइफ फोर्स का बाहरी एक्सप्रेशन थी। नो वंडर की मदर उसी स्पॉट पे जाके खत्म होना चाहती थी। क्रिएटर्स ने एक्चुअली इस ट्री का ओरिजिन एक्सप्लेन करने वाला एक सीन लिखा भी था, लेकिन उसे कभी फिल्म नहीं किया गया, और उनका कहना है कि यह आंसर सीजन 2 के लिए होल्ड करके रखा गया है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। और सोचा जाए तो मदर अगर खत्म नहीं होना चाहती थी तो वो अपने आप हॉस्पिटल में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन वो ट्री के पास आके ही खत्म हुई। तो क्या वो सोर्स का पावर था जहां पे मदर फाइनली खत्म होने का प्लान कर सकती थी? बाहर वो खुद से कर नहीं पाती, वहां पहुंच के ही वो उस तरह से एनर्जी को कंज्यूम करके ब्लास्ट होती। तो हाँ, पॉसिबिलिटीज कई है, लेकिन अभी के लिए बेस्ट थियरी यही है कि
कि जब मदर का एग जमीन के अंदर था तब उसकी सुपरनैचुरल एनर्जी ने उस केव की मिट्टी में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया जिससे वो पीच ट्री नेचुरली उग गई। एक तरह का मदर के एग्जिस्टेंस का बायोलॉजिकल फुटप्रिंट। और जब मदर वहां ब्लास्ट के साथ खत्म हुई तो शायद वो सेम एनर्जी वापस जमीन में गई हो और हो सकता है सीजन 2 में वो ट्री फिर से खिलने लगे। ट्री का खिलना भी शायद क्रीचर्स या मदर के ब्लड से रिलेटेड हो, मतलब वो वहां जाएगा तभी ट्री से पीच फ्रूट निकलती होगी। तो ये सवाल यहाँ कई हैं, हम सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट सारे सवालों का जवाब शायद हमें द बरोस के सीजन 2 में मिल जाएगा, क्योंकि हाँ सीजन 2 आने वाली है। तो दोस्तों ये थी बरोस की फुल एक्सप्लेनेशन विद सम थियरीज। अगर आपके पास कुछ एडिशनल थियरीज है तो उसे आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।